जय हिंद दोस्तों। दरोगा अड्डा पे आपका स्वागत है और लुसेंट एसपीडी का आज तीसरा दिन है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर भी कर दें अपने दोस्तों में। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। हम पहले ही क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भारतीय अंतरिक्ष केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष केंद्र या प्रक्षेपण यान के बारे में पढ़ते हैं। इसरो जो कल चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक लैंडिंग भी करवाया गया है। चलिए हम पढ़ते हैं उसके दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। इसरो भारतीय अनुसंधान, इसरो का क्या होता है? तो इसरो क्या है? तो भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर है। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर है। और प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और सोमनाथ इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक और पिता कहा गया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र हैदराबाद। राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र स्थित है हैदराबाद में। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की बात करें तो देहरादून। अगर पूछेगा राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र तो हैदराबाद, और भारतीय लगा दिया कि भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र संस्थान तो देहरादून, और राष्ट्रीय में हैदराबाद हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है तिरुवनंतपुरम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो तिरुवनंतपुरम में स्थित है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र की बात करें, स्थित है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। नासा का गठन 1958 में हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा का गठन की बात करें तो 1958 में हुआ था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा की स्पेस एजेंसियों की बात करें तो नासा अमेरिका का है, जाक्सा जापान का है, CNSA सेना चीन का है, ISA इजराइल का है, सेना चीन का है, और रॉसकॉस्मोस रूस का है, सुपरको पाकिस्तान का है, और ABE ब्राज़ील का है। प्रथम भारतीय उपग्रह एवं मिशन की बात करें, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट। 19 अप्रैल 1975 को यह सोवियत संघ से प्रक्षेपित किया गया था। सोवियत संघ यानी कि रूस से प्रक्षेपित किया गया था। भारत में निर्मित एवं भारत में प्रक्षेपित भारत का प्रथम यान कौन था? रेहिनी, जो भारत में निर्मित हुआ था और भारत के द्वारा ही प्रक्षेपित किया गया था। भारत का पहला मौसम उपग्रह की बात करें तो कल्पना 1। भारत का पहला मौसम उपग्रह कल्पना 1। इसका पुराना नाम क्या था? मैटसैट था। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन है? एप्पल। भारत का प्रथम संचार उपग्रह एप्पल है। भारत का प्रथम चंद्रयान प्रथम है। भारत का पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह की बात करें EOS-03। पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03। पहला सौर मिशन आदित्य L1। पहला सौर मिशन की बात करें आदित्य L1। प्रक्षेपण यान की बात करें SLV का पूर्ण रूप क्या है? तो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अभी ये सब पूछ सकता है बिहार पुलिस में या आगामी कोई भी एग्जाम में, क्योंकि चंद्रयान अभी बहुत ही ज़्यादा, चंद्रयान 3 जो है ना बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, और इसलिए ASLV का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV का पूर्ण रूप होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का पूर्ण रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट, और उसमें हो जाता है स्मॉल सैटेलाइट। GSLV की बात करें जियोनोक्रॉनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स SLV-3। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था SLV-3। भारत का प्रथम प्रक्षेपण यान था। भारत का प्रथम उपग्रह की बात करें रोहिणी RS-1 18 जुलाई 1980 ईस्वी को SLV-3 से भेजा गया था। भारत का जो पहला प्रथम उपग्रह जो था रोहिणी था RS-1 18 जुलाई 1980 ईस्वी को SLV-3 के द्वारा भेजा गया था। PSLV का अन्य नाम क्या है? तो वर्क हॉर्स। PSLV का जो अन्य नाम है वर्क हॉर्स है। GSLV के माध्यम से अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। GSLV के माध्यम से जो है ना अधिक भार वाले उपग्रहों को भेजा जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। भारतीय चंद्रयान की बात करें, अभी चंद्रयान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कोई भी एग्जाम में। चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन कौन था? चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन चंद्रयान था। चंद्रयान प्रथम, इसकी प्रक्षेपण की तिथि पूछ सकती है 2008, 22 अक्टूबर 2008। चंद्रयान प्रथम कब भेजा गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को, और किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। चंद्रमा पर पहुंचा कब था? चंद्रमा पर पहुंचा 14 नवंबर 2008 को। 14 नवंबर
2008 को चंद्रमा पर चंद्रयान प्रथम पहुंचा था। प्रक्षेपण स्थल कौन था? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा। और प्रक्षेपण यान PSLV XLC-11 PSLV XLC-11। तत्कालीन इसरो प्रमुख कौन थे? जब चंद्रयान प्रथम भेजा गया था उस समय इसरो के प्रमुख कौन थे? जी माधवन राय। इस अंतरिक्ष यान में एक इम्पैक्टर और एक ऑर्बिटर था। इम्पैक्टर 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर से जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। जो इम्पैक्टर था ना वह 14 नवंबर 2008 को चंद्रमा के स्केल्टन क्रेटर के जवाहर पॉइंट नामक स्थान पर उतरा और वहाँ चंद्रमा की सतह पर पानी का पता लगाया था। इसके सफलता के बाद ही रूस, अमेरिका, जापान के बाद भारत चंद्रमा की सतह पर उपग्रह को भेजने वाला चौथा देश बन गया था। सबसे पहले कौन था? रूस था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था, तीसरे पे जापान था और भारत चौथा देश बन गया था चंद्रमा पर अपना उपग्रह भेजने वाला। फिर बात करें चंद्रयान 2 की। चंद्रयान जो 2 है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रक्षेपण की तिथि थी 22 जुलाई 2019 थी। 22 जुलाई 2019 इसके द्वारा तो इसरो के द्वारा। और चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कब किया था? तो 20 अगस्त 2019 को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। प्रक्षेपण स्थल की बात करें तो वो भी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ही भेजा गया था। प्रक्षेपण यान GSLV M3M1 GSLV MK3M1। तत्कालीन प्रमुख कौन थे? तो के शिवन थे। चंद्रयान 2 के महत्वपूर्ण 3 हिस्से थे। यहाँ किससे लिख दिया गया? 3 हिस्से थे। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। लैंडर को कौन सा नाम? लैंडर का नाम था विक्रम, रोवर का नाम प्रज्ञान दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। यह मिशन असफल रहा क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया था। यह मिशन असफल, चंद्रयान 2 असफल रहा था क्योंकि चंद्रमा की सतह से 2.1 किलोमीटर पहले ही इसका संपर्क टूट गया। मार्स ऑर्बिटर मिशन की बात करें, मंगल के लिए भारत का पहला मिशन, मार्स की बात करें तो मंगल के लिए भारत का पहला मिशन जिसे मंगलयान के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी प्रक्षेपण की तिथि 5 नवंबर 2013 ईस्वी को थी। यह भी इसरो के द्वारा ही भेजा गया था। और मंगल पर पहुंचा कब था? तो 24 सितंबर 2014 को पहुंचा था। और प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से और PSLV XLC-25 से। तत्कालीन प्रमुख कौन थे? तो इसरो के राधाकृष्णन। जब मंगलयान भेजा गया था तो राधाकृष्णन उस समय के इसरो के तत्कालीन प्रमुख थे। और उसके रॉसकॉस्मोस, नासा, यूरोपीय संघ एजेंसी के बाद भारत मंगल ग्रह पर सफल भेजने वाला चौथा देश बन गया था। सफल उपग्रह भेजने वाला चौथा देश। अगर बात करें तो चंद्रमा पे भी भारत चौथा ही देश बना था और इसमें भी मंगल पे भी चौथा ही देश बना। भारत एशिया का पहला देश था जो मंगल ग्रह पर अपने उपग्रह को सफलतापूर्वक भेजा था। चलिए बीच में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात करें। अंतरिक्ष कार्यक्रम विश्व का अंतरिक्ष में युग में प्रवेश 1957। विश्व का अंतरिक्ष युग में प्रवेश हुआ था 1957 में। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम शुरू हुआ था 1962 में। अंतरिक्ष विभाग या आयोग की स्थापना 1972। अंतरिक्ष में प्रथम जानवर की बात करें उसका नाम लाइका जो था वह कुतिया थी जो प्रथम जानवर अंतरिक्ष पहुंचा था। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ का 1961 में पहुंचा था। अंतरिक्ष में भेजे जाने वाली प्रथम महिला की बात करें वैलेंटीना तेरेस्कोवा सोवियत संघ की ही थी 1963 में। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव सोवियत संघ 1965 में भेजा गया था। अंतरिक्ष में तैरने वाली प्रथम महिला की बात करें स्वेतलाना सवितकाया। अंतरिक्ष में प्रथम एशियाई देश फाम तुआनपे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय की बात करें स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को गए थे। 3 अप्रैल 1984 ईस्वी को गए थे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला 1997 ईस्वी में। जन्म 1962 में हरियाणा के करनाल जिले में हुआ था। कहाँ की थी? तो हरियाणा के करनाल जिले की। भी पूछता है कि कल्पना चावला किस राज्य से संबंधित है तो हरियाणा राज्य के करनाल जिले से। अंतरिक्ष में प्रवेश कर पाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की बात करें सुनीता विलियम्स 2006 में।
अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला की बात करें, शिरीषा आंद्रा, यानी बांद्रा इसका नाम है लेकिन आंद्रा लिखा, शिरीषा बांद्रा 2011 वर्जिन गैलेक्टिक एजेंसी के द्वारा जन्म इनका आंध्र प्रदेश में हुआ है। कल्पना चावला की मृत्यु की बात करें 1 फरवरी 2003 को, कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया यान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हुई थी। सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली महिला क्रिस्टीना कोच 328 दिन रही थी। प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान की बात करें लूना 16, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान लूना 16। भारत का प्रथम चालक रहित अंतरिक्ष यान कौन सा? लक्ष्य। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम चालक विहीन अंतरिक्ष यान लूना 9 था। आगे बढ़ते चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति की बात करें, नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका का 21 जुलाई 1969 ईस्वी को चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक की बात करें, डेनिस टिटो, ये भी यूएसए का ही था। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री पर्यटक की बात करें तो अनुशेह अंसारी, कौन थी? अनुशेह अंसारी 2006 में ईरानी मूल की अमेरिकी थी। प्रथम अंतरिक्ष शटल की बात करें, कोलंबिया यूएसए। मंगल पर उतरने वाला प्रथम यान वाइकिंग 1। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो स्पुतनिक प्रथम सोवियत संघ के द्वारा 1957 को पहुंचा था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का। दुनिया की सबसे शक्तिशाली अंतरिक्ष की जो दूरबीन है वह है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अमेरिका का। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम क्या है? सविता रानी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम है सविता रानी। पर्यावरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। पर्यावरण पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है वह कहलाता है पर्यावरण। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की बात करें, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में हुआ था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें 5 जून को मनाया जाता है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहाँ हुआ था? 16 सितंबर 1987 को हुआ था। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस की बात करें, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल है कनाडा का एक शहर। मॉन्ट्रियल क्या है? तो ये कनाडा का एक शहर है। ओजोन की मात्रा में कमी का मुख्य कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC। ओजोन का परत को नष्ट कौन करता है? ओजोन के परत को नष्ट कौन करता है? तो यह करता है CFC। ओजोन के परत को नष्ट करता है CFC। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्योटो की बात करें, क्योटो जापान में एक सम्मेलन हुआ था 1997 ईस्वी में। क्योटो यानी कहाँ है? तो जापान। क्योटो जापान में स्थित है, उसमें एक सम्मेलन हुआ था क्योटो में 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल जो प्रभावी हुआ था 2005 में। क्योटो सम्मेलन संबंधित है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से। क्योटो प्रोटोकॉल जो संबंधित है वह वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में वृद्धि से संबंधित है। विश्व का गर्म होना पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? विश्व का गर्म होना, पृथ्वी की औसत तापमान बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाती है। पृथ्वी का औसत तापमान है 14 डिग्री सेल्सियस। ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि क्या कहलाता है? तो हरित गृह प्रभाव यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं। हरित गृह प्रभाव हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने 1824 में की थी। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन 1985 में हुआ था। भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था 1986 में। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। और संविधान दिवस भी 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए
के लिए काम करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं ग्रीन पीस, यानी कि जो इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र क्या है, तो नागपुर। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। राष्ट्रीय वन नीति लाया गया 1988 में। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाया गया। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा 2002 में हुई थी। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा 2004। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010। विश्व नमभूमि दिवस की बात करें 2 फरवरी, और विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, और विश्व जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई। रेड डाटा बुक संबंधित है विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है, विलुप्त या संकटग्रस्त जीवों से। आगे हम लोग पढ़ते हैं प्रदूषण के बारे में। बायोजल बात करें प्रदूषण या फिर पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवधारियों तथा उसके पारिस्थितिकी, जीवधारियों तथा उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है पारिस्थितिकी कहलाता है, यानी इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो रीटर ने किया था। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रीटर ने किया था 1865 में। अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी महासागर है। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरण में मिली-जुली इकाइयाँ कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी कि इकोसिस्टम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ए.जी. टांसले ने किया था। किसने किया था, तो ए.जी. टांसले ने 1935 में किया था। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पारितंत्र में ऊर्जा का स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र कहलाती है। पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई पारितंत्र कहलाती है। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों का बना होता है, जैविक घटक और अजैविक घटक बना होता है। जैविक घटक को 3 भागों में विभक्त किया जाता है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों का उपयोग करने वाले घटक कहलाते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। वे जीव जो हर पौधे को खाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। बकरी, गाय और भैंस प्राथमिक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में प्रयुक्त करने वाले जीव कहलाते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जैसे कि भेड़िया, मोर और लोमड़ी। द्वितीयक उपभोक्ताओं को भोजन के रूप में इस्तेमाल करने वाला जीव क्या कहलाता है, तो इस्तेमाल करने वाले जीव तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि बाघ, शेर और चीता। अजैविक घटक का 2 भागों में विभक्त किया गया है, कार्बनिक एवं अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक अजैविक घटक की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। कार्बनिक अजैविक घटक क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा। अकार्बनिक अजैविक घटक की बात करें मृदा, जल, वायु और खनिज है। अपघटक होते हैं कवक और जीवाणु। सफाई कर्मचारी कहलाते हैं अपघटक। सफाई कर्मचारी कौन कहलाते हैं, तो अपघटक। एक जीव या एक दूसरे को खाए जाने पर पोषक तत्वों एवं ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है खाद्य श्रृंखला। क्या कहलाता है, तो खाद्य श्रृंखला कहलाता है। खाद्य श्रृंखला बनती है उत्पादक को उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से मिलकर, यानी कि तीनों को मिलने से खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ता है मानव। किसी पारितंत्र के विभिन्न ऊर्जा स्तरों को की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु प्रदर्शन किया जाता है ऊर्जा पिरामिड का। ऊर्जा पिरामिड सदैव होता है सीधा। ऊर्जा पिरामिड जो होता है वह सदैव सीधा होता है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, बेंगलोर में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलोर में स्थित है। आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं। तो प्रदूषण वायु, जल, भूमि में अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं जीवधारियों के लिए हानिकारक कहलाता है उसे हम प्रदूषण कहते हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि परजैविक। जैव विघटित प्रदूषक है वाहित मल। जैव विघटित प्रदूषक कौन है, तो वाहित मल है। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग होता है उदर। वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग होता है उदर। तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग कहलाता है शीशा से। एस्बेस्टस धूल से प्रभावित अंग है फेफड़ा। पारा प्रभावित करता है मस्तिष्क को। पारा जो प्रभावित करता है वह करता है मस्तिष्क को। वायु प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है रक्त धाराओं को। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक क्या होते हैं, तो आर्सेनिक। जल प्रदूषण को मापने हेतु जांच की जाती है बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की। मनुष्य में रक्तदाब बढ़कर दिल संबंधी रोग उत्पन्न करता है वायु प्रदूषक
कैडमियम। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया गया था प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया गया था। पीएम तथा एसपीएम की बात करें तो पीएम और एसपीएम संबंधित है प्रदूषण से। पीएम और एसपीएम, पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर और एसपीएम का मतलब होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। वायु प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। मिनीमाता रोग होता है किससे? मिनीमाता रोग होता है पारायुक्त जल से। मिनीमाता रोग सबसे पहले हुआ था जापान में। मिनीमाता रोग सबसे पहले कहाँ हुआ था? जापान में। नदियों के जल में प्रदूषण की माप की जाती है ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं बेंजीन। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड दिल्ली में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में। जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974 में है। वाहनों से निकलने वाला धुआं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। वाहनों से निकलने वाले धुएं में पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं सीसा। कारखानों से निकलने वाले धुओं में मुख्य रूप से पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा मिश्रण होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एवं नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं कौन? तो SO2 और NO2, यानी कि SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल और NO2 नाइट्रिक अम्ल। DDT होता है जैव अपघटनीय प्रदूषक। संगमरमर से निर्मित इमारतों को हानि पहुंचाता है सल्फर डाइऑक्साइड। कौन हानि पहुंचाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। चावल की खेतों से निकलने वाला प्रदूषक होता है मीथेन। तो धन्यवाद दोस्तों। आप लोग ये बताइएगा कमेंट करके कि हम अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि मतलब कि क्या इंप्रूव कर सकते हैं या फिर कौन सा बुक आपको चाहिए। बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट कल से 2 आएगा, एक ज्ञान बिंदु का आएगा और 1-2 दिन के अंदर बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है ना, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु के द्वारा वो हम लाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।